जय हिंद दोस्तों। हमने आपको इसके पहले प्रकाश के परावर्तन के विषय में कुछ टॉपिक बताई थे और उसके बाद आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बाद दूसरी टॉपिक बनती है प्रकाश का अपवर्तन। अब क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है, अंग्रेजी मान लीजिएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। इसके पहले जो हमने बताया था आप लोगों को वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा अंग्रेजी स्पेलिंग में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ पे आर लग गया है वहीं पर यल होता है, तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आज के मुख्य टॉपिक है। यानी रिफ्रैक्शन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का शाब्दिक अर्थ है अपवर्तन और लाइट का अर्थ है प्रकाश यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले परावर्तन पढ़ा था आप लोगों ने, उसको आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। अपवर्तन को समझते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए मुख्य बिंदुओं के पे ध्यान देते हैं। तो मुख्य बिंदु सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है। माध्यम दो होने चाहिए, दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है। बिना दो माध्यम के अपवर्तन संभव है ही नहीं। जैसे हमने देखा था कि परावर्तन में एक प्लेन मिरर हुआ करता था, एक प्लेन मिरर था। इस प्लेन मिरर पर प्रकाश गिरती थी और उसी माध्यम में वापस चले जाते थे, इसे परावर्तन कहा जाता था। लेकिन ये अपवर्तन है और अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना बहुत जरूरी है, यानी मीडियम दो होने चाहिए। अब वो दोनों मीडियम उनकी डेंसिटी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कहाँ पर वायु कितना उपस्थित होता है। तो वायु जहाँ पर जितना उपस्थित होता है उसे उतना ही सघन और विरल कहा जाता है। जैसे अगर हम वायु ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं, अब देखिए पानी में और वायु तो ऑटोमेटिक वायु तो पर्सनली वायु है ही, और पानी में वायु की मात्रा इसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए पानी और हवा में ये हवा जो होगा यहाँ विरल माध्यम कहा जाएगा और जबकि पानी जो होगा ये सघन माध्यम कहा जाएगा। पानी को सघन माध्यम कहेंगे और वायु को विरल माध्यम कहेंगे। अब विरल एवं सघन द्वि माध्यम में ही प्रकाश का अपवर्तन संभव होता है। दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक पोखर है, ये गंवाई भाषा में इसको पोखर कहा जाता है, नॉर्मली इसको अंग्रेजी भाषा में पूल कहते हैं, और भी चले जाएंगे थोड़ा सा तालाब कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे तालाब में देखते हैं जो जमीन होता है, जमीन के नीचे का पोर्शन तालाब में पानी भरा होता है और उसके ऊपर हवा होती है। तो ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे उसकी सतह को अगर हम डिवाइडर मान लें तो उसके ऊपर जो माध्यम होगा वह विरल होगा और जो नीचे का माध्यम होगा वह सघन माध्यम होगा। यानी इसी स्थान पर हम समझ सकते हैं। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखते क्या है कि दो माध्यमों को होने के लिए प्रकाश का जो अपवर्तन है, अपवर्तन के लिए जरूरी है कि जैसे हम मान लेते हैं एक मीडिएटर है, सॉरी ये क्या है, डिवाइडर है, जिसको हम लोग V1 और V2 मान लेते हैं। इसमें एक ऊपर का पृष्ठ है जिसको हम B1 मान लेते हैं और B2 मान लेते हैं। B1 को हम विरल लिखते हैं, यह विरल माध्यम है, और B2 को सघन माध्यम लिखते हैं। यह विरल माध्यम और यह सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम के दोनों के बीच में एक अभिलंब को रख दिया जा रहा है। अभिलंब एक मानक रेखा है, इसको न कहीं पर खींचा जाता है यहीं के पर कुछ, बस इसको एक मानक रूप में रख लिया गया। यह एक नॉर्मल है, यह एक अभिलंब है। अब देखना क्या है कि यह जो विरल माध्यम है और यह जो सघन माध्यम है, इन्हीं दोनों में हमें प्रकाश का अपवर्तन समझना है। लेकिन उसके पहले अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको देखते हैं। तो अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है विचलित होना। अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है विचलन होना या विचलित होना। अब विचलन या विचलित कहते किसे हैं, जैसे कहा जाएगा कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है, वह अपने रास्ते से भटक गया तो उसका अपवर्तन हो गया कह देंगे। और अगर कोई किसी भी प्रकार की बात ले लीजिए, जैसे यहाँ प्रकाश का अपवर्तन है, तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब ये है कि वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो क्या होगा कि जिस माध्यम से गई है अगले माध्यम में प्रवेश करने के बाद वो अपने मार्ग से हट जाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी। रास्ते से विचलित होने का मतलब कि जिस स्ट्रेट लाइन से अगर प्रकाश जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन से ना जाकर के बिल्कुल इधर उधर हो जाती है, तो इसे ही अपवर्तन कहेंगे। या बिल्कुल एकदम सरल भाषा में अपवर्तन समझना चाहेंगे कि किसी भी ऊर्जा का, चूंकि प्रकाश एक ऊर्जा ही है, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार की ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना, या प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की बात करें, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और तथा प्रवेश करने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यही जो घटना है यह घटना ही अपवर्तन कहलाती है।
अब इस अपवर्तन की घटना को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग माध्यम बनाएंगे। यही है माध्यम 1 और वो है माध्यम 2। माध्यम 1 है और यह है माध्यम 2। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की किरण को हम यहाँ पर गिराते हैं, यानी यह किरण है आपतित किरण। इस किरण को कहा जाएगा आपतित किरण। यानी यहाँ पर एक आप टार्च बना दीजिए। इस टार्च के माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ पर गिरी? नीचे पानी है और ऊपर वायु है। नीचे पानी है और ऊपर वायु है। जब पानी में आप प्रकाश की किरण को डालते हैं तो नियम से इसको जाना चाहिए बिल्कुल सीधा, लेकिन ये ऐसे ना जा करके क्या होगी, ये इसकी ओर झुक जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो होता क्या है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। सो वो सीधा ना जा करके ये जो हमने मानक रूप में अभिलंब को ले रखा है, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यही इसका यहाँ फंडा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभिलंब को क्यों यहाँ पे माना गया था। अभिलंब को मानने का सिर्फ एक ही फंडा था और वो ये था कि प्रकाश की किरण को झुकते हुए उनको दिखाना है। तो प्रकाश की किरण यहाँ पर झुक गई। लेकिन अगर इसी का हम दूसरा चित्र बनाएं कि प्रकाश की किरण कैसे जा रही है, विरल माध्यम से सघन, विरल से सघन में गई। अब सघन से जब विरल में जाएगी, यानी इसका उल्टा कर देंगे, होगा क्या, ऊपर सघन माध्यम बना देंगे और नीचे विरल माध्यम बना देते हैं और एक मानक के रूप में नॉर्मल मान लेंगे, अभिलंब मान लेते हैं। तब क्या होगा, प्रकाश की किरण आकर के गिरेगी और गिरने के पश्चात ये सीधा ना जा करके ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब चूंकि देखिए यहाँ पे अभिलंब था तो अभिलंब से अब इसकी दूरी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पर अभिलंब से दूरी बढ़ गई और यहाँ पर अभिलंब से दूरी घट गई। दोनों कंडीशन पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से हट रही है, अपने मार्ग से विचलित हो रही है। कंडीशन दोनों में यही हो रहा है, लेकिन स्थितियां चेंज हैं। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक रही है प्रकाश की किरण और सघन से विरल की ओर जाने पर प्रकाश की किरण जो है वो विरल से दूर हट रही है, वो सॉरी अभिलंब से दूर हट रही है। इसी को थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं। ये हमारे पास एक गिलास पानी है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है। इस गिलास में हमने पानी ले रखा है और इसको, ये एक स्टिक है जो कि व्हाइट कलर की है। इस स्टिक को आप मान लीजिए कि प्रकाश की किरण है। अब यह प्रकाश की किरण है और इस गिलास के अंदर वाटर रखा हुआ है, इसलिए इसके अंदर का जो मीडियम है वो सघन है। इसके अंदर का मीडियम डेंसिटी एरिया है, यानी डेंस एरिया सघन माध्यम है। इसलिए जब प्रकाश की किरण बाहर, यानी बाहर का माहौल बिल्कुल विरल है, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन में प्रवेश करेगी तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्रवेश करने के पश्चात अगर आप लोग गौर करेंगे तो इस पॉइंट को हम नॉर्मल अगर मान लेते हैं, इस पॉइंट को नॉर्मल अगर मान लेते हैं तो प्रकाश की किरण, यदि ये प्रकाश अंदर गई है तो ये क्या हो गई है, बिल्कुल इधर की ओर झुक गई है। इधर की ओर झुकने का मतलब यही है कि इसमें दो माध्यम है, ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम सघन है। प्रकाश की किरण विरल से जब सघन में जा रही है तो बिल्कुल अभिलंब की ओर झुक रही है। अगर अब यही आप लोग समझिए कि अंदर से हमने स्टिक डाला है और बाहर निकालना है, तो अंदर की स्टिक देख रहे हैं बिल्कुल इधर से गई है और ये सीधा न जाकर के ऊपर की ओर उड़ गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके समझा जाएगा। अतः अब आगे देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में ये मुख्य रूप से दो बिंदु थे, यानी विरल से सघन में जाना और सघन से विरल में आना। अब इसको देखते हुए इनके नियम बनाए गए थे। जिस तरीके से परावर्तन के नियम होते थे दो, तो यहाँ पर अपवर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम दो हैं, जिसमें से महान वैज्ञानिक स्नेल जी ने भी अपना एक नियम प्रस्तुत किया है। इसमें तो स्नेल जी ने भी नियम प्रस्तुत कर रखा है। तो स्नेल जी ने जो नियम दिया था उसको हम सेकंड नंबर में समझेंगे, लेकिन पहला जो नियम आएगा वो ये है, रूल नंबर फर्स्ट में देखेंगे। पहला नियम ये होता है कि प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हैं विरल से सघन में जा रही है और सघन से विरल में आ रही है। तो विरल से सघन में और सघन से विरल में आने पर दोनों में एक ही स्थिति आपको दिख रही होगी, क्या कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ पर अपवर्तित हो रही है। ये आपतित किरण है, ये कैसी किरण है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण यानी वो आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, तथा जहां पर ये बिंदु मिल रहा है इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाएगा। यानी यह आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु का मतलब जहां पर किरणें आकर के गिरे या जहां से निकले उसे ही आपतन बिंदु कहा जाएगा। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह है फर्स्ट रूल। ये है फर्स्ट रूल क्या है कि आपतित किरण है
और अपवर्तित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तरफ पर होते हैं। आप जरा गौर करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन का जो फर्स्ट रूल है और प्रकाश के अपवर्तन का जो फर्स्ट रूल है, दोनों बिल्कुल सेम है। बस अंतर सिर्फ यही है कि वहां पर परावर्तित किरण हुआ करती थी और यहाँ पर अपवर्तित किरण है, यानी आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यह फर्स्ट रूल। और जो सेकंड रूल आता है जिसे स्नेल जी ने भी दे रखा था, उस स्नेल वाले नियम को हम समझते कैसे हैं, देखिएगा ध्यान से। स्नेल का जो सेकंड रूल है, स्नेल जी का जो सेकंड रूल है, इस सेकंड रूल के अनुसार होता क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मीन्स ये जो कोण एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है अभिलंब और अपवर्तन के सॉरी आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको लोग आपतन कोण कहते हैं, एंगल आई बोलेंगे। और जो अभिलंब से और अपवर्तित किरण के बीच एंगल बन रहा है उसे हम लोग कोण आर कहते हैं। वही पूरा सिस्टम है। ये इंड्यूस्ड रे है और ये रिफ्रैक्टिव रे है। रिफ्रैक्टिव कहेंगे और यहाँ पर इंड्यूस्ड कहेंगे, इसलिए इसे हम कोण आई यानी एंगल आई और एंगल आर कहते हैं। तो यही कहना है क्या कि सेकंड रूल में किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण माने इस कोण की ज्या, कोण आई की ज्या, ज्या मीन्स होता है अंग्रेजी में साइन, सुने होंगे आप लोग। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी एंगल आई, यानी इसको भी ज्या बोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में सुने होंगे साइन क्या है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो एक अपवर्तनांक होता है, वह एक अनुपात जो है अपवर्तनांक होता है। जैसे आपतन कोण की ज्या यानी कोण आई और अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो जाएगा, कोण आर। कोण आई बटे कोण आर जो होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक अपवर्तनांक होगा। ये एन जो है ये अपवर्तनांक को दर्शाता है, ठीक है, ये अपवर्तनांक को दर्शाएगा। अब इसको ज्या के रूप में जब लेंगे, साइन के रूप में लेंगे, तब यही नियम बन करके आ जाता है, क्या बन जाएगा कि साइन आई बटे साइन आर बन जाएगा। साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू हो जाता है यन, और यन क्या है, यन है अपवर्तनांक। यन क्या है, यन है अपवर्तनांक। तो ये रहा स्नेल का दूसरा नियम। हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर यन, यह स्नेल का दूसरा नियम है, सॉरी यह स्नेल का नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब अगर आप चाहेंगे तो स्नेल के नियम को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, यानी एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर भी कर सकते हैं, ये भी स्नेल का नियम है। ये तो आप चाहें तो पूरा उसका प्रोफार्मा तैयार कर ले सकते हैं, क्या कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक होता है। यही है इसका स्नेल का नियम। अपवर्तनांक यानी साइन आई बटे साइन आर। अब यन इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर हो गया है। अब इसमें समझने की बात क्या है कि जो अपवर्तनांक है, कि जो अपवर्तनांक जिसको हमने यन से आइडेंटिफाई किया है, डिनोट किया है, यानी साइन आई बटे साइन आर जो कि स्नेल का नियम है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह प्रश्न में, स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर है। तो आई को देखिए कि ये किस तरफ से गिर रही है, तो जिस तरफ से ये इंड्यूस्ड रे है यानी आपतित किरण जिधर की ओर बन रहा है, इधर का माध्यम कैसा है, तो विरल है। और विरल माध्यम होने के कारण यहाँ का जो एरिया में जो इसमें स्थान जो मैटर है, जो पदार्थ वो क्या है, वो वायु है। और जो विरल माध्यम है यानी जिसको हम लोग अपवर्तित किरण कह रहे हैं, उसकी जो एरिया में है वो सेकंड वाला यानी सघन माध्यम है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन आई बटे साइन आर बराबर यन है, जिसको हम लोग अपवर्तनांक कह रहे हैं, यह किसका अपवर्तनांक है, तो यह है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। यानी इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है, किस तरीके से, जैसे दूसरी भाषा में देखेंगे, दूसरी भाषा में समझेंगे, साइन आई बटे साइन आर यानी कहा जा सकता है कि जो सघन माध्यम था, सघन माध्यम यानी पानी, और जो विरल माध्यम था, विरल माध्यम यानी वायु। तो सघन माध्यम यानी पानी और विरल माध्यम का मतलब वायु है। तो अभी तक मैंने क्या किया था, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई थी प्रकाश की किरण, तो इसलिए वायु को हम एयर से डिनोट करेंगे और पानी को वाटर से करेंगे। अतः हम कह सकते हैं इस चीज को कि वायु अर्थात स्मॉल ए, पानी अर्थात स्मॉल डब्ल्यू, कह सकते हैं एन इज इक्वल टू ए एन डब्ल्यू। अब ए एन डब्ल्यू क्या है, तो ए एन डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि
कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू हो जाएगा यानी साइन आई, या कह सकते हैं क्या है, ए है, और साइन आर यानी कह सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू है। इसलिए कहा जा सकता है कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, या जल के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इस तरीके से इसको समझा जाएगा। दूसरे सिस्टम में आते हैं, ये रहा प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दोनों रूल एवं स्नेल का नियम। अब इसके बाद आता है क्रांति कोण। अब क्रांति कोण क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी क्रांति कोण के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।